railways were introduced by the British government. That was a one good thing done by them. But still, after establishing railways, tracks and railways, still they were using for their own benefits of taking raw material from India and providing finished goods back to the India through railways. अब इनके इफेक्ट क्या हुए रेलवेज के, लेट्स सी. ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850. कौन से ईयर में? 1850. इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्लस कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यही था रेलवेज. ठीक है. इट अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवेज इन मैनी वेज. लॉन्ग डिस्टेंस मूव करने में आसानी रहती थी बिकॉज ऑफ रेलवेज. ओके. इट हेल्प इन इंटीग्रेटिंग. इस सारी जो रेलवे ट्रैक्स बने ऑल ओवर द कंट्री, जो भी रेलवे ट्रैक्स बने उससे हमारी इंडिया जो है इंटीग्रेट हो गई, जुड़ गई आपस में. सब साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब आपस में रेलवे ट्रैक से क्या हो गया? जुड़ गया. ओके. दैट इज़ द थिंग. इट फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. फिर वही कमर्शलाइजेशन, हमसे कैश क्रॉप्स खरीद लेते थे, उसी को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स इंडिया को बेच देते थे. ठीक है. और कैश क्रॉप से क्या हुआ? एडवर्सली इफेक्ट हुआ सेल्फ सफिशिएंसी. ओके. जस्ट सी हाउ पीपल आर सिटिंग. जस्ट सी this thing, so these were the situation of Indian people. Even though there was a railway, it integrated all country from north, south, east, west, सब जुड़ गए. But these were the ways how the Indian people were treated. Now what were the positive contributions and negative contributions during independence? ये जो ब्रिटिश रूल रहा उसके कुछ फ़ायदे नुकसान रहे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का. तो ये क्या थे? लेट्स सी. ब्रिटिशर्स ने क्या करा? सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अभी मैंने बताया, सबसे पॉजिटिव चीज़ जो ब्रिटिश रूल में हुई, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम हमारी लो हो गई. ठीक है. कैसे लो हो गई? क्योंकि इनकम लो हो गई. इनकम कैसे लो हो गई? हमसे चीप रॉ मटेरियल्स खरीदे जाते थे, वो हमारा इनकम सोर्स थे, और हमको फिनिश गुड्स बेचे जाते थे, वो हमारा एक्सपेंडिचर था. तो एक्सपेंडिचर जब इनकम से ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली हमारी इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, दैट इज़ पर हेड इनकम, लो हो जाएगी. वाई? बिकॉज आर एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन आर इनकम. ये था, नेगेटिव हो रहा था. ओके. दैट इज़ अ थिंग. अब देखो, दे डेवलप मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीग्राफ डेवलप हो गए. ठीक है. टेलीफोन्स भी आ गए. लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट था और अंडर एम्प्लॉयमेंट था. अनएम्प्लॉयमेंट तो पता, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो आई थिंक यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th and 10th ऑल्सो. चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट था. हैंडीक्राफ्ट जो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट में जो इन्वॉल्व थे, वो सब जो थे अब जॉबलेस हो गए थे. तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा. अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक फैमिली में अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप केपेबल हो ज़्यादा करने के लिए, लेकिन आपको स्मॉल पोस्ट मिली है. बनना प्रिंसिपल है बट बने हुए हैं क्लर्क. तो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट. आपकी एफिशिएंसी से कम की जॉब आपको मिली हुई है, दैट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट. ओके. तो द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वो इस्टेब्लिश, इन्होंने बैंकिंग भी इस्टेब्लिश करी. टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई. आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है. आरबीआई, द इम्पीरियल बैंक, सर्व्ड एज द गवर्नमेंट्स बैंकर एंड ऑल्सो मैनेज द पब्लिक डेट. यानी कि मैं क्या बोलूँ कि जब तक हमारा सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश नहीं हुआ था, कब हुआ था स्टैब्लिश? 1935 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा किसी भी एंट्रेंस का जो कॉमर्स में हो रहा होता है. 12th के बाद कोई कंपटीशन दोगे तो पूछता है आरबीआई कब सेटअप हुआ था? 1935 में. सेकंड क्वेश्चन बनता है सबसे इससे पहले कौन सा बैंक था जो जब तक आरबीआई स्टैब्लिश नहीं हुआ था तो वो वर्क करता था, एक्टिव था? तो वो कौन सा था? वो इम्पीरियल बैंक था. ये गवर्नमेंट का बैंकर की तरह काम करता था. ओके. तो क्या क्या लेके आए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में? रेलवेज लेके आए. फिर कम्युनिकेशन सिस्टम में टेलीग्राम लेके आए. फिर बैंकिंग सिस्टम, यानी सर्विस सेक्टर को डेवलप करने का क्रेडिट किसको जाता है? सर्विस सेक्टर को डेवलप करने का क्रेडिट पूरा पूरा हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को जाता है. क्या क्या? रेलवे, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग सिस्टम. इसके आगे उन्होंने इरिगेशन, अभी तक इंडिया में क्या था? सीजनल रेनफॉल पे डिपेंड करते थे इरिगेशन के लिए. उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को भी डेवलप किया न्यू ग्रेन और कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स में. पॉलिटिकल एंड यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री, कंट्री का यूनिफिकेशन किया. जब ऑल ओवर कंट्री रेलवे चलाने के लिए आप ट्रैक बिठाओगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं
पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी हो जाएगा। सारा ट्रैक जो बैठा है कंट्री के अंदर, उससे हमारी कंट्री यूनाइटेड हो गई ना। अब मुझे यूपी से बिहार जाना है, ट्रेन से चले जाओ, ट्रैक पड़ा हुआ है। बिहार से साउथ जाना है, यूपी चले जाओ। आपको साउथ से वेस्ट बंगाल जाना है, चले जाओ, क्योंकि सब ट्रैक्स अवेलेबल हैं, कन्वीनियंस है, आप मूव कर सकते हैं। तो पूरी कंट्री रेलवे ट्रैक से जुड़ गई, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो गई। जो दूर दराज के एरिया थे, जहाँ पहुँचने के लिए सोचना पड़ता था, आज विद द हेल्प ऑफ रेलवे हम आसानी से पहुँच सकते हैं। दैट इज़ अ थिंग, ये हो गया। और इनके खिलाफ जब लोग जुड़े, जितने भी हमारे मूवमेंट्स हुए कि ब्रिटिशर्स को हटाना है उसके लिए, उससे कंट्री हमारी यूनाइटेड भी हो गई। वरना साउथ के लोग नॉर्थ को पसंद नहीं करते थे और दोनों आपस में कोई इंटरेक्शन, अटैचमेंट, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन जब ऑल ओवर इंडिया जब मूवमेंट्स चले इन ऑर्डर टू रिमूव एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, तो पूरी कंट्री यूनाइट भी हो गई कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये इनके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। पॉजिटिव पॉइंट्स मैं फिर से बोल देती हूँ। रेलवेज लेके आए, कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया, बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव किया। बैंकिंग सिस्टम में दो चीज़ें हुई। जब तक हमारा सेंट्रल बैंक नहीं इस्टेब्लिश हुआ, कौन सा था सेंट्रल बैंक? है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब इस्टेब्लिश हुआ? ये इस्टेब्लिश हुआ 1935 में। तब तक कौन सा बैंक काम कर रहा था? तब तक इंपीरियल बैंक काम कर रहा था गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और एक चीज़ क्या की इन्होंने इरिगेशन सिस्टम को भी डेवलप किया और कंट्री को यूनाइटेड भी कर गए कहीं ना कहीं। अनडाउटली मतलब अनइंटेंशनली हमारी कंट्री यूनाइट हो गई अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ट्रैक्स जुड़ गए, सब कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है, आसानी से रीच हो गई, एक्सेस हो गई। प्लस जो मूवमेंट्स हुए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, उससे भी आपस में अंडरस्टैंडिंग और यूनिटी बढ़ गई। इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? नेगेटिव इम्पैक्ट्स में कि क्योंकि कमर्शियल रॉ मटेरियल्स हम लोग की इनकम सोर्स थे और हमारे एक्सपेंडिचर सोर्स थे फिनिश गुड्स, तो हमारी इनकम जो हो गई लो हो गई। ठीक है, हमारे एक्सपेंडिचर वर्स की वैल्यू हमारी इनकम से ज़्यादा थी, तो हमारे पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन इनकम कम हो गई। पर कैपिटा इनकम निकलती कैसे है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ओके, इससे पर कैपिटा इनकम निकलती है। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो जो हैंडीक्राफ्ट में इन्वॉल्व पीपल थे उनका क्या हुआ? वो लोग जो हैं सब अनएम्प्लॉयड हो गए, जॉबलेस हो गए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट ऑलमोस्ट बंद करा दिया गया, सब प्रेस कर दिया गया। और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी था। अंडर एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपने 9th-10th में भी पढ़े होंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उसका कम का जॉब काम करना, यानी कि जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें आपकी टोटल एक्चुअल एफिशिएंसी यूज़ नहीं होना। जैसे एक सीए को मैं बोल दूँ, एक डॉक्टर को मैं बोल दूँ कंपाउंडर बन जाओ, ठीक है, क्वालिफिकेशन डॉक्टर बनने के हैं, बट वो काम कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, तो कंपाउंडर का एग्जाम्पल है ये। तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट, आप अपनी एफिशिएंसी से कम का जॉब कर रहे हो, ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो क्योंकि हायर पोस्ट पे ब्रिटिशर्स अलाउ ही नहीं कर रहे थे इंडियंस को जॉब देने के लिए। हायर पोस्ट पे ना जज पोस्ट पे जाने दे रहे थे, ना आईएएस पीसीएस बनने दे रहे थे, तो उनको अपने अंडर ही हायर कर रहे थे। और यही रीज़न था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रहा था। और तो एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा था कंट्री में, लेकिन लोग अंडर एम्प्लॉयड थे, अपनी क्वालिफिकेशन से कम का काम पे अपॉइंट हो रहे थे। जो कि हायर ऑफिशियल्स पे अगर इंडियन पीपल होंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को फंक्शनिंग में वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, हर्डल्स बनेंगे। दैट वाज अ थिंग। तो स्ट्रेटजी ही यही थी उनकी, डिवाइड एंड रूल करके चलना और हायर ऑफिशियल्स में ब्रिटिशर्स को ही रखना। ओके, तो नेक्स्ट नेगेटिव क्या था? नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमको तो फिनिश गुड्स बनाने ही नहीं दे रहे थे इंडिया को, वो तो वो खुद सप्लाई कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर टोटली इग्नोर्ड था ड्यूरिंग योर ब्रिटिश रूल। एग्रीकल्चर सेक्टर भी ऑफेंडेड था, इग्नोर्ड था, क्योंकि वहाँ पे जो है मेन फोकस दिया गया था कैश क्रॉप्स को, जो रॉ मटेरियल्स बनेगी, ना कि सेल्फ रिलायंस को। हमको फूड अपने लिए ग्रो नहीं करने दे रहे थे। कैसे? साइकोलॉजिकली मेरा हम लोग का फार्मर्स का हाथ नहीं पकड़ा था, वो ज़्यादा पे कर रहे थे कैश क्रॉप्स के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई काम करना है और आपको पता है मुझे बिज़नेस करना है और इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आप उसमें जाएंगे। वैसे ही फार्मर्स को पता था कि उनको तो प्रोडक्शन करना है, वो चाहे वो वीट, शुगर इसका करें या फिर वो कैश क्रॉप्स का करें। तो जहाँ ज़्यादा रिटर्न उनको दिख रहा था, तो पीपल मूव टूवर्ड कैश क्रॉप्स ओनली, ये था। प्लस एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था। देयर वाज अ मास इलिटरेसी, ना वो हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी उस समय।
वो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही थी, जिससे कि बस आप आओ उनके अंडर में जॉब करो। तो मास इलिटरेसी थी चारों तरफ। हायर एजुकेशन के कोई स्कोप न खोले गए थे, न प्लान किए गए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो दीज वर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ योर ब्रिटिश रूल। तो कंक्लूजन हेयर इज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स कि क्या क्या चैलेंजेस हमारी कंट्री में आए जब ब्रिटिश रूल था, और उन्होंने क्या क्या प्लान्स स्ट्रेटजीज करी जिससे इंडिया एक्सप्लॉइट हुआ। जो सोने की चिड़िया गोल्डन वर्ड बोला जाता था वो एक 10-15 साल पीछे चला गया, और प्लानिंग करके 5 ईयर प्लान करके कुछ हद तक अंडर डेवलप से डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस वॉज योर चैप्टर 1।